हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर डिटर्मिनेंट। पिछला चैप्टर जो मैट्रिक्स था ये उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले आप मैट्रिक्स चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए, क्या होता है डिटर्मिनेंट समझते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जिस नंबर से एसोसिएट किया जाता है वो नंबर उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये नंबर फाइंड करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो तरीका भी हम समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही ऐसा किया जा सकता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम किसी भी नंबर से एसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर कैसे फाइंड होगा वो अभी हम पता करेंगे। फिलहाल डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ए से डिनोट किया कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी, ये क्या है मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट को। ये मॉड्यूलस का साइन है, लेकिन मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दूसरा, अब राइट साइड में देखिए डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। ये मैट्रिक्स का साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन इस तरह से होगा, ए बी सी डी। सिर्फ ये दो लाइंस ड्रॉ करके हम डिटर्मिनेंट शो करते हैं। ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी, ये हो गया ए डी, माइनस अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सी बी। अभी फिलहाल मैंने लेटर्स लिए थे, अगर इनकी जगह नंबर्स होते तो इसकी जगह भी एक नंबर आता और वही नंबर इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता, डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे किया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये साइन याद रखिएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इस तरह से हम 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमने क्या लिया था, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। 1/1 की अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, मान लीजिए -5, ये कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका नाम है P। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ P। इसको पहले ऐसे लिखेंगे, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट। तो इसका ये हो जाएगा, इसको आप भले इस तरह से मत लिखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप सीधे इसका आंसर लिख दीजिए, जो इसमें एलिमेंट आ रहा है वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट होगा 1/1 में, वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट को शो करने के कुछ और तरीके हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DET फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरा तरीका एक और है, इसको हम डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। डेल्टा, जो ट्राइंगल वाला साइन होता है उससे भी हम डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस तरह से यूज करेंगे, कभी कभी ऐसे यूज करेंगे। ये थोड़ा सा लिखने में लेंथी होता है, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे एग्जाम में, लेकिन ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। तो 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया हमने, एंड 1/1 की मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, जिसका यूज आगे वाले क्वेश्चंस में, जो आगे एक्सरसाइजेज आएंगी उनमें भी बहुत होगा। तो इसलिए ध्यान से समझेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको मैट्रिक्स का साइन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का साइन बना के दिया हुआ है। हो सकता है पहले ये मैट्रिक्स दिया हो एंड देन कहे कि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, तो उसको अल्टीमेटली हम लिखेंगे तो इसी तरह से। तो इन्होंने मैट्रिक्स ना लिखकर सीधे हमको डिटर्मिनेंट बनाकर दिया हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमको इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं वो देखिए। इसमें हम जो तरीका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड करने के लिए या तो कोई एक रो चाहिए हमें या कोई एक कॉलम, जिसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ज़्यादातर हम इसको R1 यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं,
लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक रो और एक कॉलम दोनों से एक्सपेंड करके बताऊंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर हम फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट रो के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा जरूर जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, माने फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो अब R1 में आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स जो उसका साइन है वही रहेगा। अगर ये -3 रहता तो -3 रहेगा, +3 है तो +3 रहेगा। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एंड थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव, माने जो है वही रहेगा। तो इन तीनों में से सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज करना होगा। कब चेंज करना है वो अभी देखते हैं। तो ध्यान रखिए किसका साइन चेंज होगा, सेकंड वाले का। देखिए पहला एलिमेंट है 3, लिख लीजिए। क्या साइन चेंज होना है इसका? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है। एंड ब्रैकेट। अब दूसरा एलिमेंट है -4, लेकिन इसका साइन चेंज होना है, तो ये क्या हो जाएगा +4 एंड देन ब्रैकेट। तीसरा एलिमेंट है +5 और जो साइन है वही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा +5 एंड देन ब्रैकेट। अब क्या करना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है वो समझने वाली चीज है। देखिए 3 जो है जिस रो में आ रहा है वो रो के एलिमेंट्स हटा दीजिए, यानी कि 3 फर्स्ट रो में आ रहा है तो ये गया, -4 गया एंड 5 गया। एंड 3 जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए, तो ये कॉलम चला गया। तो क्या बचा हमारे पास 1, -2, 3 एंड 1। क्या क्या बचा 1, -2, 3 एंड 1। तो ये बची हमारे पास 2/2 की एक डिटर्मिनेंट। और 2/2 की डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माइनस साइन यूज करेंगे। 3 इंटू -2 कितना हुआ -6। एक माइनस पहले से है, एक -6 ये, तो ये हो जाएगा +6। ये चीज समझ में आई। चलिए सेकंड वाला देखें अब। -4 और ये +4 हो गया है क्योंकि बीच वाले का साइन चेंज होता है। अब -4 जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए। तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम चला गया। अब क्या बचा आपके पास 1, -2, 2 एंड 1। ये एक 2/2 की डिटर्मिनेंट बची। जब भी आप एक रो और एक कॉलम माइनस करेंगे, एक डिलीट करेंगे, तो आपके पास एक 2/2 की डिटर्मिनेंट बचेगी और उसको आपको सॉल्व कर लेना है। किस मेथड से? वही क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 1 1 जा 1, माइनस साइन पहले लगा दीजिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है साइन में। तो पहले माइनस लगा दिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है 5। तो 5 जिस रो में आ रहा है फर्स्ट रो वो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है यानी कि थर्ड कॉलम वो हटा दीजिए। आपके पास क्या बचा ये 1 1 2 एंड 3। 2/2 की एक डिटर्मिनेंट बची, सॉल्व कर लीजिए। 1 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गई है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो नंबर आपको मिल जाएगा जिस नंबर से हम इस मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकते हैं। तो वो नंबर देखिए क्या होगा। 6 और 1 7 3 जा 21, 4 और 1 5 4 जा 20, 3 minus 2 1 इंटू 5 5। तो ये आ जाएगा 41 प्लस 5 दैट इज 46। तो ये इस मैट्रिक्स की क्या हो गई डिटर्मिनेंट। तो इसको हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया था, फर्स्ट रो के अलोंग। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थर्ड कॉलम के अलोंग। थर्ड कॉलम या फिर आप कोई और कॉलम ले लीजिए। चलिए मैं इसको सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके बताता हूँ, उसमें कुछ नया भी है इसलिए उस सेकंड कॉलम को समझते हैं। तो चलिए इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं सेकंड कॉलम के अलोंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2। देखिए क्या इसमें डिफरेंट है। जो ये मैंने प्लस माइनस प्लस बनाए हैं ये किसके लिए थे, फर्स्ट रो के लिए। अब सेकंड कॉलम के लिए क्या साइन यूज होंगे वो समझते हैं। एक सीक्वेंस में हम प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलाते हैं। सीक्वेंस में जैसे प्लस देन फिर माइनस एंड देन फिर प्लस। अब ये प्लस है तो इसका अगला एलिमेंट कैसा होगा माइनस, फिर इसका अगला एलिमेंट कैसा होगा प्लस, फिर अगर ये प्लस है तो ये कैसा होगा माइनस, इसके पास वाला क्या होगा प्लस, इसके पास वाला क्या होगा प्लस।
तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें किससे मतलब है, C2 से। तो देखिए C2 में क्या साइन आएंगे, इधर माइनस है तो ये वाला कैसा होगा प्लस, और ये वाला कैसा होगा माइनस। इस माइनस को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आपको सब पर प्लस माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी मत लगाइए, ये भी मत लगाइए। अब आप कहेंगे सर अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसका कैसे पता चलेगा, तो आप मन में कर लीजिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे प्लस की, तो यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ पे कितना आया प्लस, तो इधर क्या आएगा माइनस, माइनस आया तो इधर क्या आएगा प्लस, इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस। तो हमने C2 पर ये साइन लगा लिए, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस और तीसरा वाला माइनस। अब बताइए इसमें किन किन के साइन चेंज होंगे, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का, क्योंकि इन पर माइनस साइन आ रहा है, और बीच वाले का कोई साइन चेंज नहीं होगा। जबकि R1 में क्या हो रहा था, बीच वाले का साइन चेंज हो रहा था, इन दोनों का साइन चेंज नहीं हो रहा था। तो समझ में आ रहा है आपको किस किस के साइन चेंज करने हैं और किसके नहीं। तो पहले ही हम प्लस माइनस प्लस लगाकर पता कर लेंगे कि किस किस के साइन चेंज होने, और उसके बाद हम वही मेथड जो हमने अभी R1 में अप्लाई किया था वही हम C2 में करेंगे। तो पहले C2 के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, तीनों एलिमेंट्स। तो -4, लेकिन ये कैसा है साइन चेंज वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे +4, ब्रैकेट लगाएंगे, एंड देन 1, कोई साइन चेंज नहीं होगा इसमें, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। 3 का साइन चेंज होना है, तो ये हो जाएगा -3 एंड देन ब्रैकेट। अब देखिए 4 यानी कि -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हटा दीजिए, इस रो में है और इस कॉलम में है, ये गया, क्या बचा हमारे पास 1 -2 2 एंड 1। अब मैं इनको अलग से नहीं लिख रहा, इसी में आप करना सीखिए, 1 -2 2 और 1, तो 1 × 1 1 माइनस 2 × -2 कितना हो जाएगा -4, लेकिन एक माइनस पहले से ही था तो ये हो जाएगा +4। देन बीच में 1, अब 1 किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में, किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। जब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम जाएगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो 3 1 जा 3 माइनस साइन, 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है। इसके बाद आइए थर्ड एलिमेंट पे, दैट इज 3। तो 3 कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो में, ये हटा दीजिए। किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम, तो ये गया और ये गया, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे, 3 5 1 एंड -2। तो 3 × -2 -6, माइनस साइन यूज करेंगे, 1 × 5 5। सॉल्व करके देखते हैं क्या वही आंसर आएगा जो हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड करके निकाला था। 4 + 1 5 4 जा 20, 3 - 10 माइनस का 7 और ये बचा -7, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 3 जा 33 प्लस का 33, तो ये आया 20 - 7 13 हो गया, 13 और 33 ये बचा 46। पिछली बार भी 46 ही आया था। तो आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कीजिए, चाहे R1 के अलोंग चाहे C2 के अलोंग, आंसर सेम आना है। एग्जाम में अगर कहा जा रहा है कि आप इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, तो आपको उसी के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम चाहे 1/1 की हो, चाहे 2/2 की हो, चाहे 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने का, और उसके बाद डिटरमिनेंट के बारे में आगे जानते हैं। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको डेल्टा से शो किया है, ठीक है, और डिटरमिनेंट का साइन ऑलरेडी बना हुआ है। अदरवाइज पहले आपको मैट्रिक्स का साइन बना के देगा एंड फाइंड डिटरमिनेंट करवाएगा, तो आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखें इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे, नहीं तो फिर एक चीज़ देखते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो हों, 2 जीरो होंगे, अगर 3 जीरो होंगे ऑलरेडी वो जीरो हो जाएगी, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे। तो एक रो या एक कॉलम में 3 जीरो हुए तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाती है, 0। तो इसलिए मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं एक रो में या एक कॉलम में, अगर 3/3 की डिटरमिनेंट है तो हम देखते हैं जिस रो में या जिस कॉलम में 2 जीरो मिल जाएं उसके अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो सबसे पहले R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब मैं प्लस माइनस प्लस नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, यानी कि सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज करना है। तो 0 ब्रैकेट
बीच वाले का साइन चेंज करके लिखेंगे माइनस साइन अल्फा एंड देन ब्रैकेट। तीसरे वाले का साइन चेंज नहीं होता तो माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस का ही कॉस अल्फा रहेगा। अब इसके बाद देखिए 0 जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए। आपके पास क्या बचा? 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड 0। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 0, माइनस साइन यूज कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए साइन अल्फा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हटा दिया, क्या बचा? ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस साइन यूज करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तीसरा एलिमेंट क्या था? माइनस कॉस अल्फा। इसमें देखिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो चली गई, ये बचा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इधर क्या बचा? माइनस 0, माइनस 0। देखिए क्या बचा, ये हो गया। 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा ये पूरा। ये बचा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इधर क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। समझ में आ गया आपको डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब डिटरमिनेंट के बारे में समझते हैं एक और चीज़। जैसे आपको 2 मैट्रिसेस दी होती थी तो उनको आप इक्वल कर सकते थे कंपेयर करके, तो इसको इसके कंपेयर करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको ये 4 के 4 इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की आपको इक्वल दी होती थी तो आप उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे, अगर वो इक्वल हो सकते हैं तो, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैट्रिक्स न देकर डिटरमिनेंट दी हुई है 2 एंड देन पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखें डिटरमिनेंट के केस में क्या करना होगा। हम इस तरह से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं कर सकते, हमें पहले ये डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी और इधर ये वाली डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, तब दोनों को हम इक्वल करके इक्वेशन बनाएंगे, उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2/2 किया तो 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20। इधर कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हो गया माइनस 18 और ये प्लस 24, कितना बचा? 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू तब इक्वल होगी जब x की वैल्यू या तो प्लस √3 हो या माइनस √3 हो, अदरवाइज ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल नहीं आएंगे। तो इस तरह से 2 डिटरमिनेंट को हम कंपेयर करते हैं या इक्वल करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ समझते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, आपसे डिटरमिनेंट A फाइंड करवा रहा है, तो डिटरमिनेंट A बताइए कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 और ये हो जाएगा -6, तो ये आ गया -2। 4 -6 कितना हो गया? -2। अब ज़रा इसमें एक चीज़ देखें, 3 फाइंड करिए। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर का या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आपको इस 3a जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्या आएगा? 12 3 जा 36 माइनस 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा -18। अब जरा हम 2a निकालते हैं। 2a कितना हो जाएगा?
2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे एलिमेंट्स में और इस 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 6 4 जा 24, तो ये कितना आ गया -8। अब देखिए इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, तो ऑर्डर को हम n से शो कर रहे हैं, n इज टू कितना हो गया 2। जब हम इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डिटर्मिनेंट में कितना चेंज होता है वो समझिए। इसको हम लिखेंगे, कितने का मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखिए 3 की पावर n कितना है 2, यानी कि ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट a कितना आया था -2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -2 -80। इसको इससे समझते हैं, यहां पर हमने कितने का मल्टीप्लाई किया है 2 का, और ऑर्डर कितना है n, और ये हो गया डिटर्मिनेंट a। तो 2 की पावर n 2 और डिटर्मिनेंट a कितना आया था -2, तो देखिए कितना हो गया ये 4 इंटू -2 -8। तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका ऑर्डर n है, यानी कि n/n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से समझिएगा इस रिजल्ट को, कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की एंड उसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a, उसको हम कैसे शो कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं k का मल्टीप्लाई करता हूं, कोई स्केलर है k, तो k का मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो उसकी डिटर्मिनेंट में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा k की पावर n का। बात आई समझ में? यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, जब हम इस मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ka, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये था और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स है a n/n ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन अगर हम उस मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करते हैं, k कोई भी स्केलर हो सकता है, तो इस मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये होगा k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। जैसे इस वाले में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था और ऑर्डर था 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितनी थी -2, तो ये हो जाएगा 3⁴ 9 इंटू -2 -18। इस वाले केस में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया 2, ऑर्डर यानी कि n हो गया 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितनी थी -2, तो ये हो गया 2⁴ 4 इंटू -2 -8। समझ में आ रहा है k क्या है, जिस चीज का हमने मल्टीप्लाई किया है, जिस स्केलर का हमने मल्टीप्लाई किया है, और n है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है जो हम सबसे पहले निकाल चुके हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं अगर उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है उसको हम एक्सपेंड कर, पहले मल्टीप्लाई करें फिर एक्सपेंड करें देन डिटर्मिनेंट निकालें। अगर आपको पहले ही उसका डिटर्मिनेंट मालूम है और उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले से उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन उसका ज़्यादातर एग्जाम में आता ही आता है, या तो 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।